जी लेक्चर नंबर 76। ओके, बैलेंस शीट का कैरी डाउन के लिए ये कल वाले का स्क्रीनशॉट लिया मैंने, तो कैलकुलेटर पकड़ लें और मेरे तो ख्याल से नज़र आ रहा है, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो खोल लें, क्या कहते हैं, अपना रजिस्टर कल वाला। तो बैलेंस शीट में देखें इक्विटी का कितना बैलेंस जाएगा, बैलेंस शीट में देखें इक्विटी का कितना बैलेंस, इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व कितने जाएंगे, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। फेयर वैल्यू रिजर्व कितने जाएंगे, वरना अपना रजिस्टर सामने रख लें, कैलकुलेटर पकड़ें। 0.9 प्लस 9.2 प्लस 1.1। कितने लोगों ने कर लिया था वैसे, ये मैंने जाते जाते कही भी थी, एक स्टूडेंट ने किया। बैलेंस शीट कल हमारी रहेगी थी, बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और दूसरी तरफ ये एसेट्स में आ जाएगा, और दूसरी तरफ इक्विटी फेयर वैल्यू रिजर्व 2022। उधर ही रखो कैमरा। जी करें टोटल्स 0.9, कैलकुलेटर पकड़ें, प्लस 9.2 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 11.2। अब 11.2 को लें ब्रॉड डाउन, 11.2 को लें ब्रॉड डाउन, थोड़ा सा एग्जामिनर को भी कोई कैलकुलेशन शो करनी है ना। 11.2 को लें ब्रॉड डाउन, और इसमें जमा 26.9 जमा 4.8 जमा 26.9 और जमा 48 है 48। ओके, जवाब 86.1। अब 86.1 को लें ब्रॉड डाउन, 86.1 को लें ब्रॉड डाउन और जमा करें, बल्कि माइनस करें, माइनस 135.4 प्लस 28, माइनस 135.4 प्लस 28, नेगेटिव 21.6। कितने लोगों ने ये घर में किया था कल? 21.3। और पहले वाला कैसे निकला? 0.9 प्लस 1.1। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर तो मैंने कल कह दिया था किसके ऊपर आएंगी, फेयर वैल्यू के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर किसके ऊपर आएंगी, फेयर वैल्यू के ऊपर, क्योंकि लॉस अलाउंस वाली एंट्री नहीं हो रही। लॉस अलाउंस यानी कॉन्ट्रा एसेट वाला कोई चक्कर नहीं है, लॉस अलाउंस वाली एंट्री नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर बताएं किस पे आएंगी, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बस उसी टेबल से बता दें कल वाले। फेयर वैल्यू 287.5, 312.5 और 175। 287.5 प्लस 312 प्लस 175।
देता हूँ। डन, चलें। अच्छा, वैसे आपसे एक बात करूं, ये आपने जनरल एंट्रीज से फेयर वैल्यू रिजर्व का कैरी डाउन निकाला है, लेकिन अगर आपने ओसीआई बना ली हुई है और पहले साल की भी बनी हुई है, ये शर्त है, तो फिर यहां से भी तो निकल सकते हैं। 9.2 प्लस 2 11.2, 11.2 प्लस 26.9 प्लस 48, कैरी डाउन निकला है। ये जो जवाब आया कैरी डाउन वो आया 86.1, 86.1 माइनस, ये बात कितने लोगों को समझ आई है? ओके, तो लिखें, जनरल एंट्रीज से भी बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू रिजर्व निकल सकता है, जनरल एंट्रीज से भी बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू रिजर्व निकल सकता है, और ओसीआई फॉर द ईयर्स को भी जमा करके कैरी डाउन निकल सकता है। ओसीआई फॉर द ईयर्स को भी जमा करके कैरी डाउन निकल सकता है। ओके, अब एक डेटा मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, आप इस डेटे से जो है वो पी एंड एल ओ बैलेंस शीट मुझे बना के दिखा दें। जवाब 70, जवाब 73। अच्छा, सबर सबर,
साल के शुरू में 12 मंथ ECL था, एंड पे भी 12 मंथ ECL है क्योंकि लो रिस्क होगा, और साल के एंड के ऊपर जो है अगले साल के एंड पे शायद हाई रिस्क होगा, तो इसलिए लाइफ टाइम ECL। ठीक है जी। अब आप हजरात जो है पहले पूरा कर लें इसको। डायरेक्ट जरा कोशिश करेंगे हम वो बनाने की, क्या बनाने की बोलें, P&L और बैलेंस शीट, जरा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल का डेटा है, अब मैं रेड मार्कर से सॉल्यूशन करने लगा हूं। सवाल का डेटा खत्म हो गया है। आप लोग भी अगर डिफरेंट बॉल पॉइंट से सॉल्यूशन कर लें। जी माय डियर, बताएं डिफरेंस कितने? नहीं नहीं, नाम बताएं ना। 13 का लॉस। आगे बोलें। अच्छा, अब गेन से लॉस पे लाना है, तो गेन को पहले 0 करेंगे, फिर लॉस तक लेके जाएंगे। जी 31 का। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इंपेयरमेंट के बगैर इसका P&L बैलेंस शीट बना के थोड़े से इजी मार्क्स ले लूं। इंपेयरमेंट को इग्नोर करें। इंपेयरमेंट तो वैसे भी P&L बैलेंस शीट में बारों बार हिट होना है ना, तो इसलिए इंपेयरमेंट को जरा इग्नोर करें। बैलेंस शीट में क्या ले जाएं? असल में यहाँ लॉस अलाउंस माइनस नहीं होना ना, इस वजह से बैलेंस शीट में क्या ले जाएं? फेयर वैल्यूज। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम कहाँ ले जाएं? P&L में। और ये कहाँ ले जाएं? OCI में। बैलेंस शीट तो फिर वो जरा थोड़ा लंबा करके बनेगी ना, फेयर वैल्यू रिजर्व, वो तो फिर जरा लंबा काम होगा। तो कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा जरा करें, बताएं। कभी कभी मुझे लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ आप लोगों के चेहरे देख के। इंपेयरमेंट को जरा इग्नोर करें, इंपेयरमेंट को इग्नोर करें। P&L में बताएं क्या जाएगा? 10 और 9। और OCI में क्या जाएगा? फॉर द 18 और 31। गेटिंग द पॉइंट थोड़ा थोड़ा? जी, ऐसे ही मेरा प्रोग्राम नहीं था रिवीजन करवाने का, लेकिन बस करवा रहे हैं रिवीजन। इंटरेस्ट इनकम, OCI, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंस शीट, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व। ये सारी पुरानी बातें हैं, अभी मैंने इंपेयरमेंट को इग्नोर किया हुआ है। चलें जी, बताएं माय डियर। इंटरेस्ट इनकम 10 और 9, ये दोनों कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। और ये दोनों कहां जाएंगे? OCI फॉर द ईयर। याद है? चलें जी, इंटरेस्ट इनकम बताएं। 2011 और 12 बोलें। 9। OCI फॉर द ईयर, OCI फॉर द ईयर 31। 18, 31। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ओके माय डियर जी, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू बताएं। 90 और 60। एक चीज आप कह रहे होंगे कि हम करते थे, वो मैंने इसलिए नहीं फेयर वैल्यू रिजर्व भी निकाला क्योंकि आपको पता है वो फिर इंपेयरमेंट की वजह से भी कोई चीज हमने लर्न की है,
तो वो फिर बाद में देख लेते हैं। डन जी, क्लियर यहां तक? तो बोले पुराने पैटर्न पर बैलेंस शीट P&L बन गया। बोले पुराने पैटर्न पर बैलेंस शीट और SOCI बन गई। डन। अब इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस में उसने हमें इम्पेयरमेंट लॉस दे दिया है या शॉर्टफॉल वगैरह लेके निकालना पड़ेगा? दे दिया है। तो कल हमने की थी वर्किंग नंबर 3। तो वर्किंग नंबर 3 जो हमने की थी उसमें हमने कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं, बोले 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 फॉर द ईयर। इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं फॉर द ईयर। चलें जी, सबसे पहला मेरा कौन सा साल है? 2011। 2011 में स्टार्ट में और एंड पर। स्टार्ट में कितना इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर? बोलें 2। और एंड पर 7 - 2 इज इक्वल टू 5। एंट्रीज कर रहे हैं या डायरेक्ट निकाल रहे हैं? सही है, ओके। 2012 जी बोलें 13 - 7 6। डन। What is impairment loss at the start of year? 2. What is impairment loss at the end of year? 7. But what is for the year? 5. हाथ खड़ा करके कोई बंदा इस नए मॉडल में इन तीनों की एंट्रीज बता दें। FET OCA वाले में क्या एंट्रीज होती थी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, OCI क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, OCI क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, OCI क्रेडिट। जी एंट्रीज बताएं इन तीनों की। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। बोलें इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। एंट्रीज बोलें इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। अब एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इजी महसूस हो रहा है जरा? कल अमोर्टाइज कॉस्ट की रिवीजन की थी ना, आज इसकी रिवीजन कर रहे हैं। चलें जी, पहले बैलेंस शीट में हम क्या लेके गए हैं और P&L में क्या लेके गए हैं? पुराने डेटे की बेस पे। पुराने डेटे की बेस पे क्या क्या लेके गए हैं? इंटरेस्ट इनकम, OCI और बैलेंस शीट। अब इन सारी एंट्रीज को बारों बार पोस्ट करें। चलें हिम्मत करें, बोलें शुरू कराएं। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI अच्छा वो पहले साल 2 एंट्रीज करनी है। ओहो, पहले साल 2 एंट्रीज करनी है तो फिर अब बोलें जरा, पहली दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करें पहले साल। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 7, OCI क्रेडिट 7। करें हिम्मत, करें 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 करें। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व ड्यू टू इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट, OCI क्रेडिट। यही बनेगी ना एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट OCI क्रेडिट। चलें आगे। हमने वैसे आज कोशिश की है कि एंट्रीज किए बगैर डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट बनाए। बन रहे, समझ आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? आगे बोल दें, बोलें 6 की एंट्री। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट OCI, बोले इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और OCI का क्रेडिट। डन। कितने लोग आप जरा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया? कल वाले की रिवीजन भी होगी, लिखा हुआ सारा सामने भी आ गया। अब आप कोई शॉर्टकट तरीका बता दें एज ऑन का, ताकि उसको भी इधर ही साथ खत्म कर दें।
और बात क्लोज हो जाए। अच्छा वैसे पेपर में ना ये भी करना है, ओसीआई शो कर दिया करें। असल में ओसीआई में ना और कोई चीजें नहीं होती, पीएनएल में 1000 चीजें और होती हैं, पेपर में ओसीआई को टोटल कर दिया करें। नेगेटिव हो पता नहीं गेम किस तरफ जा रही है। चलें ठीक है जी, तो पेपर में कर दिया करें इस तरह, कोई मसला नहीं, क्योंकि ओसीआई में और कोई चीजें होती नहीं। बहरहाल टीसीआई नहीं निकल सकता क्योंकि सेल वगैरह, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह गिवन नहीं है। अब कोई बंदा बताए हमने एंट्रीज को बायपास करके फेयर वैल्यू रिजर्व निकालने का एक तरीका सीखा है अभी ताजा ताजा, एंट्रीज को बायपास करके। इट इज ओसीआई फॉर द ईयर, इट इज ओसीआई फॉर द ईयर, सो इट इज ओसीआई फॉर द ईयर 25। अच्छा जी, अब इधर इधर थोड़ा सा हिम्मत, 25 ब्रॉट डाउन माइनस फॉर द ईयर। अजीब सा सवाल बन गया, चले मजा आया। फॉर द ईयर, जवाब 0। कितने लोगों ने यही निकाल लिया था? सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर एफईटी ओसीआई। अमोर्टाइज कॉस्ट में तो वैसे ही आसान एंट्री थी, इंपेयरमेंट, लॉस, डेबिट, लॉस अलाउंस, क्रेडिट। ओके अच्छा, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग लिखें। एज्यूमिंग इन द सेम क्वेश्चन अमोर्टाइज कॉस्ट, अब मुझे पी एंड एल बैलेंस शीट बना दें। एज्यूमिंग इन द सेम क्वेश्चन इट इज अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट या एफईटी ओसीआई? अभी तो एफईटी ओसीआई की है ना। एज्यूमिंग इन द सेम, यानी आप बड़े फन्ने खा बनते हैं, जरा पता तो नहीं, सॉरी मतलब माशाल्लाह। एज्यूमिंग इट इज अमोर्टाइज कॉस्ट, प्रिपेयर पी एंड एल बैलेंस शीट। चलो इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे ये लाइन नहीं आपकी समझ आई, सॉरी ये वाली समझ नहीं आई। ओके माय डियर, हु हैज डन इट? कर लिया आप लोगों ने? अच्छा इधर देखें, इफ द मॉडल इज amortized cost, then watch it. It should be like this. Okay. And watch here. Loss, allowance, loss, allowance, loss, allowance. Is it so? OCI or loss allowance? Loss allowance. Okay. So I think this space is enough. What I need is P&L. In P&L, I will take interest income of 9, 10. And in balance sheet, investment will appear at 70,
2 and 70. It is based on our old understanding. It is based on our old understanding. Now just post the entries. Just post the entries. Impairment loss, debit, loss allowance. Impairment loss, debit 7. Impairment loss, debit 7. Loss allowance, credit 7. It will not go to OCI now. कितने लोगों ने इसी बेस पर एंट्रीज की हैं? बड़ी आसान होगी. Impairment loss, debit 7. Loss allowance, credit 7. अगली एंट्री बोलें. Impairment loss, debit 7 and loss allowance, credit. हाय, ये है ना. अब यहां पे आके जो लॉस अलाउंस है ना, उसका हम क्या उठाएंगे? अब डबल एंट्री नहीं कर सकते. अब डबल एंट्री नहीं कर सकते. अब थोड़ा सा पहले तो डबल एंट्रीज हो गई थी साथ साथ उधर. इधर डबल एंट्री नहीं कर सकते. इधर पता है मसला क्या है? इधर मसला ये है कि लॉस अलाउंस का बैलेंस अब 7 नहीं है. अब लॉस अलाउंस का बैलेंस, तो कल मैंने हाईलाइटर से इसको हाईलाइट करवाया था. अब अगर बैलेंस शीट बनानी है तो डबल एंट्री नहीं, आपको क्या उठाना पड़ेगा? 17. कितने लोगों ने 17 उठाया? हाथ खड़ा करें. 13 उठाया. 13 उठाया. डन. तो उधर, इधर देखें, उधर कैसे आसानी हो गई थी. इंपेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट ओसीआई क्रेडिट, उधर इस तरह आसानी हो गई थी. लेकिन इधर ओसीआई में जाने या इधर जाने. अब आप चाहते हैं तो कोई एक आधा सवाल और करा देता हूं इसी तरह का डेटा लिख के, और नहीं तो फिर होमवर्क कर लेंगे, बस काफी है. हाँ, इधर ही करवा दें. किधर? उधर ही करवा दें. जी, कितने लोग कह रहे हैं कि हो जाए एक और? 70, 50, 40 चलें, करें. और 3, 4, 7 ऐसे नहीं. क्या मतलब? यानी दोबारा नोट करके. जी, कितना था फेयर वैल्यू गेन एज ऑन? 90 और 60. कोई स्क्रीनशॉट तो लिया जा सके. चलें ठीक है. वॉल्यूम 2 आएगा ना कल, तो पास्ट पेपर का सवाल जो है वो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला कर लेंगे, वो फिर रिवीजन हो जाएगी बस, तो इसलिए भी रहने देते हैं. अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या एंट्री है? लॉस अलाउंस. और ओसीए वाले में? अच्छा, कल वैसे जो सवाल था होमवर्क का, उसमें आपने देखा था इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स भी हो रहा था, तो वो भी कर लीजिएगा. वैसे आई कैप में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा हो, लेकिन वो बस होमवर्क में डाल दिया एहतियातन एक सवाल, वो कर लीजिएगा. अच्छा, तशरीफ ले आए आप पेज नंबर 919 पर. क्रेडिट लॉस. क्रेडिट लॉस. सेवेंटी का इंटरेस्ट मिलने, और आपने जो 1000 रुपया उधार दिया हुआ है वो वापस मिलना है. अच्छा जी, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2010 और 11,
फर्ज कर लें ऑन जकम जनवरी 10 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है किस तरह का आप लोन दें, लेकिन ज़रा शॉर्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करें नो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, नो इंटरेस्ट एंड ओनली 70%, ओनली 200 प्रिंसिपल, ओनली 200 प्रिंसिपल आपको मिलना है। अब मुझे बताएं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डेटा ड्यू टू एन एंटिटी कितनी है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डेटा ड्यू टू एन एंटिटी 70, 70 और 1000। कल लिया था इनका डिफरेंस जिसको शॉर्टफॉल नाम दिया था। एंड ऑल द कैश फ्लोज एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, व्हाट इज एक्सपेक्ट्स टू रिसीव? 0, 0 एंड 200। अच्छा, हमने क्या किया था? हमने इन दोनों का लिया था डिफरेंस, हमने इन दोनों का लिया था। आप बताएं व्हाट इज द एंटिटी एक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कितनी है? 70 प्लस 70 प्लस, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट टू रिसीव 0 प्लस 0 प्लस, सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस जिसको शॉर्टफॉल नाम दिया था? 70 प्लस 70 प्लस 800। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? इसका नाम कल हमने क्या रखा था? इसका नाम हमने रखा था कल शॉर्टफॉल। ये नोट करने की जरूरत है या नहीं नोट करने की जरूरत? कर लें, करने तो वैसे तो मुझे कोई ऐसा सच वो नहीं। ये हमारे क्वेश्चन का डेटा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अच्छा इधर देखें एक मिनट, ड्यू एक है, ड्यू एक है एक्सपेक्ट्स और एक है इनका डिफरेंस। बोले ड्यू कितनी है? 70, 70 और 1000। एक्सपेक्ट कितनी कर रहे हैं? 0, 0 और 200। तो शॉर्टफॉल कितने? 70, 70 और 800। अच्छा, होमवर्क के सारे सवाल हो गए थे? जो बाकी वाले थे वो भी हो गए थे? उसमें पता चल रहा था लो क्रेडिट रिस्क है या हाई है? बताया हुआ था सवाल में। मार्केट रेट का तो कुछ करना ही नहीं इस टॉपिक में, सिर्फ इफेक्टिव रेट को लेना है। ओके, लेकिन इसको डिस्काउंट किस पे करना है? एट ओरिजिनल इफेक्टिव रेट। इसी को सीएल कहते हैं, इसी को ईसीएल कहते हैं, इसी को लाइफ टाइम ईसीएल कहते हैं। द वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉसेस विद द रिस्पेक्टिव रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अकरिंग एज द वेट्स। ये हल्का फुल्का की थ्योरी की हद तक आया तो ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल की हद तक कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो यू कैन स्किप इट। लाइफ टाइम ईसीएल, expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a finance। पूरी लाइफ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये भी नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये भी नहीं मिलेगा, और इसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। बोलें द ईसीएल that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument। The portion of lifetime ECL, the portion of lifetime, the portion of lifetime ECL that represent the ECL that result from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date। तो बस इनको रटाना मारे, एक दो दफा पढ़ लें, कोई थ्योरी की हद तक या एमसीक्यू की हद तक सवाल आया तो ये हमें करना आना चाहिए, उससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। ओके, हमारी दो अप्रोचेज हैं। एक है जनरल अप्रोच,
और एक है सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच हम आज लगाएंगे डेटर्स पर, और जनरल अप्रोच हमने लगाई है कल अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटी ओसीआई, जिसमें हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। ये जो कल से हम लगा रहे हैं इसका नाम क्या था, जनरल अप्रोच। सिंपल अप्रोच आपको इसलिए नहीं लगवा रहे कि वो पीआरसी के अंदर आसान सी आपने की हुई है, वो देख लेंगे। तो लिखें, कल से जो अप्रोच लगा रहे हैं उस अप्रोच का नाम क्या था, जनरल अप्रोच। शेयर्स के ऊपर तो वैसे ही इंपेयरमेंट नहीं लगानी होती, सिर्फ इंपेयरमेंट टेस्ट किन पे लगाना होता है, डिवेंचर्स पर। डिवेंचर्स में भी सिर्फ कौन से वाले, अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटी ओसीआई। एफईटीपीएल पे नहीं लगाना, वो ऑलरेडी सारी चीजें पीएनएल में जा रही हैं, तो इंपेयरमेंट लॉस भी पीएनएल में लेके जाने का कोई फायदा नहीं, वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट्स उसको इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। ओके, जनरल अप्रोच रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ ईसीएल। जनरल अप्रोच कहती है कि ईसीएल को असेस करें एट इनिशियल रिकॉग्निशन, ये भी किया था कल हमने, एंड रीमेजरमेंट असेस करें। सो 3 स्टेजेस पे एज द क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज चेंज का लफ्ज लिखा है उसने, कई दफा लो होता है, कई दफा हाई रिस्क होता है, तो जैसे चेंज हो। तो कितनी स्टेजेस से गुजारें, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड एंड एफईटी ओसीआई इज सब्जेक्ट टू रिकॉग्निशन ऑफ लॉस अलाउंस एज डिस्कवर, कुछ भी नहीं रह गया पीछे। Investment in debt instrument is measured at amortized cost and FET OCI is subject to recognition of loss allowance as discussed in upcoming box diagram. All instruments measured at FETPL are not required to be assessed for impairment because any fair value movements are already reflected in FETPL. असल में इसने इसलिए लिखा है all instruments measured at FETPL और नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीअसेस्ड, क्योंकि एफईटीपीएल वालों का गेन ऑलरेडी उसके अंदर चला जाता है। और एक और नोट डाल लें, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इन शेयर्स। शेयर्स में भी इम्पेयरमेंट का कोई तस्वुर नहीं है। हाइब्रिड में एक दो बच्चे लिख नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इन शेयर्स। भाई हाइब्रिड में बॉयज सेकंड रो, आपके पास भी वॉल्यूम 1 नहीं है, वॉल्यूम 2 लाना शुरू कर दिया है। ब्लू शर्ट, ये वॉल्यूम 2 है। ओहो, मैंने तो भी कहा ही नहीं, वॉल्यूम 1 नहीं तो भी चल रहा है, अभी तो कहाँ वॉल्यूम 2 शुरू है, हम तो खुद बताएंगे जब लाना होगा। तो जुल्म कर रहे हैं आप लोग। इनिशियल रिकॉग्निशन, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एन इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन, बोले हमेशा 12 मंथ ईसीएल। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमेशा कौन सा ईसीएल कैलकुलेट करना है, जो कल हमने डायग्राम भी अटैच की थी स्क्रीनशॉट में। This is calculated by multiplying the probability of default occurring in next 12 months by the total lifetime ECL that would result from the default. Subsequent measurement. Stage 1. If there is not a significant change in credit risk. अगर credit risk कोई खास change नहीं होता, जिसका नाम है low risk, अगर low risk डिबेंचर है हमारे, तो फिर एंटिटी क्या करे, may continue to provide for, however the probability of default occurring in next 12 months may have changed and the credit loss allowance would have to be adjusted to reflect this. ये हमने कल किया था क्लास में। ये देखें,
इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त प्रोबेबिलिटी थी 1% और रिस्क लो ही था, और ईयर एंड पे कोई चेंज नहीं आई थी, रिस्क लो ही था, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज 1 से 1 पॉइंट, लेकिन रिस्क तो 12 मंथ ईसीएल वाला ही रहा था ना। तो क्वेश्चन 42 में हम, क्वेश्चन नंबर 42 में हम कहां से कहां गए थे? क्वेश्चन 42 में वन से 1.25% की तरफ चले गए थे। किधर है? जी, क्वेश्चन नंबर किससे चले गए थे? 1 से 1.1% से 1.5% की तरफ चले गए थे। ये लाइन समझ आ गई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अकरिंग इन नेक्स्ट 12 मंथ मे हैव चेंज, प्रोबेबिलिटी हैव चेंज्ड, लेकिन रहा स्टेज 1 नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज चेंज हो गई थी। इंटरेस्ट इनकम किस पे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। चले आगे, स्टेज 2, इफ द क्रेडिट रिस्क इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी हाई रिस्क हो गया, तो 12 मंथ ECL इम्पेयरमेंट अलाउंस इज रिप्लेस्ड बाय लाइफ टाइम ECL। डन। एक नई बात सुने, कहते कभी भी किसी भी साल का इंटरेस्ट अगर 30 दिन ओवर ड्यू हो जाए ना, तो आप हमेशा लो रिस्क से हाई रिस्क में डाल दो। कहते हैं मेरा मशवरा है। कई दफा इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट उससे मांग रहे होते हैं, 30 दिन गुजर जाते हैं, अगर वो ना देना, कहते हैं मेरे ख्याल से इनको हाई रिस्क में डाल दिया करो। There is a rebuttable assumption, obvious assumption लिख लें, there is obvious assumption that credit risk has increased significantly if contractual payments are more than 30 days overdue। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स 30 दिन ओवरड्यू हो गई हैं, तो कहते हैं मेरा मशवरा है कि लो रिस्क से हाई रिस्क में डाल दो। इफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, इफ अमाउंट, बोले बोले बोले, overdue by overdue if amount is overdue by more than 30 days। नोट करें जिस तरह मैंने किया। तो लो रिस्क से हाई रिस्क में डाल दो अगर अमाउंट ओवरड्यू हो जाए मोर देन 30 डेज। ओके। लेकिन कल के होमवर्क में आपको पता है कि एक दफा लाइफ टाइम ईसीएल से हम दोबारा 12 मंथ ईसीएल पे वापस आए थे। इज इट पॉसिबल? यस। तो ऐसा भी हो सकता है, इफ क्रेडिट क्वालिटी सब्सिक्वेंटली इंप्रूव्स एंड लाइफ टाइम ईसीएल criteria is no longer met, the 12 month ECL is reinstated, which means that credit impairment loss will, ये कल के होमवर्क में हुआ था बस, इसके अलावा पास्ट पेपर का मैंने कहा ऐसा कोई सवाल नहीं है। होमवर्क लेक्चर नंबर 75 था कल, उसमें फिर इंपेयरमेंट लॉस रिड्यूस भी हो गया था। तो इंपेयरमेंट लॉस रिड्यूस होने की क्या एंट्री कर दी थी? रिड्यूस होने की लॉस अलाउंस डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट अभी भी किस पे निकालते रहे? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। यही कल पढ़ा था सारा। और इन द एंड क्या हुआ? देयर इज अ ऑब्जेक्टिव एविडेंस एट रिपोर्टिंग डेट दैट फाइनेंशियल एसेट हैज बीन impaired. So the loss allowance should be based on and calculate interest income on assets, that is cross carrying amount after deducting the loss allowance. The following events may suggest that it is credit impaired.
नंबर 1, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ इश्यूअर और बोरोअर। इश्यूअर को तो हाँ, हमने तो डिबेंचर बाय किए होते हैं ना, तो अगले ने क्या किए होते हैं, इशू, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इश्यूअर, और हम होते हैं बायर। अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिफॉल्ट कर दिया। बोरोअर बीइंग ग्रांटेड कंसेशंस, बोरोअर को कंसेशन हमने देनी शुरू कर दी, हमने तो खुद फिर पैसे छोड़े हैं। इट इज प्रोबेबल दैट बोरोअर विल एंड बैंकरप्सी। बोरोअर कौन होता है, बोरोअर लोन लेने वाला, हमने तो लोन दिया हुआ है ना, लोन लेने वाला। जिसकी किताबों में क्या नजर आ रही होगी, बोलें, फाइनेंशियल लायबिलिटी। बोरोअर, इश्यूअर, लोन लेने वाला। ये था जी, बस कल जो डायग्राम बना के आपको सिखा दिया था। द फॉलोइंग सिंपल अप्रोच इज एप्लीकेबल फॉर डेटर्स। डेटर्स के लिए कौन सी अप्रोच है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट IFRS 15 में आप पढ़ेंगे, IFRS 15 में लीज रिसीवेबल में इंपेयरमेंट आपसे टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सुन लें, लीज रिसीवेबल की इंपेयरमेंट कैसे टेस्ट होगी, सिंपल अप्रोच या जनरल अप्रोच, सिंपल अप्रोच। अभी आज पढ़ेंगे सिंपल अप्रोच क्या होती है। सिंपल अप्रोच वही होती है, डेटर का पकड़ के परसेंटेज लगा दी, 100 रुपए के डेटर ने 10% लेके भाग जाएंगे, वो सिंपल अप्रोच होती है। जनरल अप्रोच तो काफी कल जरा मुश्किल थी और टाइम लगा था समझाने में। सिंपल अप्रोच, अच्छा जी, सिंपल अप्रोच में डेटर के सवाल आज हम करेंगे। डेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेटर की बहन होती है, ये इंशाल्लाह IFRS 15 में पढ़ेंगे हम। नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, लिखें डेटर ने 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देने हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग ये होती है कि डेटर ने 1 साल के बाद पैसे देने हैं। तो मतलब बताएं, नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, डेटर ने 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देने हैं, नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ओके, the loss allowance is measured at lifetime ECL from initial recognition and onwards। initial recognition के ऊपर भी lifetime ECL और onwards भी lifetime, यानी 12 मंथ में होने की प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज नहीं करना इस टॉपिक में। तो बता दें सिंपल अप्रोच और जनरल अप्रोच में क्या डिफरेंस निकला। जनरल अप्रोच में इनिशियल रिकॉग्निशन पर कैलकुलेट होती है इंपेयरमेंट 12 मंथ ECL पे, और ईयर एंड पर भी 12 मंथ पे रह सकती है अगर लो रिस्क है। लेकिन इसमें इनिशियल भी लाइफ टाइम ECL और बाद में भी लाइफ टाइम ECL। इसके सवाल अभी करने शुरू करेंगे हम। if debtor and contract asset have significant financing component, अगर डेटर ने 2-3 साल बाद पैसे देने हैं, लीज रिसीवेबल तो वैसे ही 2-3 साल बाद है, the entity can choose to apply either a general approach या जनरल अप्रोच लगा लें, और रिकॉग्नाइज अ लॉस फॉर लाइफ टाइम ECL फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निशन। इसको तो सिंपल कहते हैं ना, ये तो सिंपल है। फिर आपकी चॉइस है, या जनरल लगाएं या सिंपल लगाएं। बहरहाल ऐसा कोई सवाल नहीं है हमारी किताब में जिसमें डेटर ने कई सालों बाद पैसे देने हैं। वो उस तरह के सवाल होते तो ICAP खुद डाल देता। तो अब यहां पे लिखें सिंपल अप्रोच डेटर्स के लिए, हाउएवर, बोलें हाउएवर इफ, बताएं ना क्या सीख के आए हैं। हाउएवर इफ डेटर हैज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, अगर डेटर का सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, वी मे यूज, बोलें, वी मे यूज जनरल और सिंपल। तो चाहे हम जनरल यूज करें चाहे सिंपल यूज करें, लेकिन आमतौर पे डेटर में कौन सी अप्रोच यूज होती है, सिंपल। ओके, सिंपल और जनरल में फर्क बताएं। जनरल में शुरू करते हैं
12 मंथ ECL से, और बाद में 12 मंथ लाइफ टाइम, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जनरल अप्रोच में, सिंपल अप्रोच में पहले दिन ही और फिर बाद में भी लाइफ टाइम ECL। अमोर्टाइज कॉस्ट में एंट्री बता दें। इम्पेयरमेंट, लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस, credit. Loss allowance is offset against carrying amount of financial asset. So our net position is presented in balance sheet. Balance sheet में net आ रहा था। इधर impairment, loss, debit, OCI, credit. Impairment, loss, debit, OCI, impairment, debit, OCI, credit. The carrying amount of financial asset remains at fair value. हाय, ये है MCQ वाला concept. The carrying amount will remain at फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट किसके ऊपर रहेगी? फेयर वैल्यू के ऊपर, और इससे नेट नहीं होगा कोई लॉस अलाउंस, इससे कोई लॉस अलाउंस नेट नहीं होगा। ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और ये तो हमने वैसी समरी दी आपको जनरल अप्रोच की, जो कल क्लास में पढ़ाई थी। कल डायग्राम अटैच कर दी थी ना, स्टेज इनिशियल रिकॉग्निशन and subsequently if no significant deterioration in credit risk। तो इसको आप स्टेज 1 ही कहेंगे, 12 मंथ ECL और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बट क्रेडिट रिस्क इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली अगर 30 दिन से ज्यादा वाला है, तो लाइफ टाइम ECL और अगर स्टेज 3 है, एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट आ गया है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट इफ नो सिग्निफिकेंट रिस्क, दोनों में किस पे रखना है? 12 मंथ ECL। चलो बनाओ अब दूसरा पार्ट। अब तो अब कुछ भी नहीं रह गया आज के लेक्चर में।